नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टेस्ट 2021 और दिल्ली पुलिस के जो हेड कांस्टेबल की मिनिस्ट्रियल वैकेंसीज़ हैं जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है उनके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं। और ये मॉक टेस्ट जो है ग्रुप डी वाले बच्चे भी दे सकते हैं जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने जो सवाल लिए हैं वो लेटेस्ट एसएससी के पैटर्न पर बेस्ड सवाल लिए हैं, ठीक है। क्योंकि आपको जैसा पता होगा कि इन तीनों बॉडीज़ का जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस ही सेट करने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा। क्वेश्चन को पहले आप खुद बनाने की कोशिश करें, अगर आपसे नहीं बनता है देन आप सॉल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ABCD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है सच दैट कि जो एंगल B है वो 104 डिग्री का है और A और C की जो टेंजेंट है वो कहाँ मिलती हैं, वो P बिंदु पर मिलती हैं। मतलब A और C वर्टेक्स से जो टेंजेंट बनाई जाती हैं वो P बिंदु पर मिलती हैं। तो आपको मेजर पूछ रहा है एंगल APC का। एंगल APC की वैल्यू बताएं। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये बना दिया मैंने एक सर्कल, ठीक है। अब इसमें हम बनाएंगे एक क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसे, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा क्वाड्रिलेटरल है A, B, C और D, ठीक है। अब A और C से जो टेंजेंट जा रही हैं, ठीक है, वो मिलती हैं कहीं P पॉइंट पे। तो टेंजेंट बना लेते हैं वही A और C से, मैं मान लेता हूँ ये टेंजेंट भी, ठीक है। A से यहाँ कुछ गई और C से मान लेते हैं यहाँ कुछ गई, ठीक है। ये कुछ यहाँ मिलती हैं और इस पॉइंट का नाम है, और आपको दिया गया है कि एंगल B की जो वैल्यू है ना वो 104 डिग्री है। मतलब ये एंगल 104 डिग्री, ठीक है। अगर ये एंगल 104 डिग्री है तो आपसे पूछ रहा है APC का मान बताओ, मतलब इस एंगल का मान बताना हमें, ये वाला जो एंगल है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ इसका सेंटर है O, ठीक है, और यहाँ से मैं दो रेडियस बना देता हूँ इसकी, ठीक है। तो आप एक बार बताएं ये एंगल कितना आएगा। तो ये दोनों एंगल जो होंगे 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब किसी भी तरीके से अगर मुझे ये एंगल मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो अब आप देखें कि ये जो आर्क है AC जो आर्क है उसने, मतलब AC कह रहा हूँ, ये जो AC आर्क है नीचे वाली, इसने 104 डिग्री का एंगल बनाया है यहाँ पर सर्कमफ्रेंस पर। तो यही आर्क सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, इससे डबल बनाएगी, मतलब ये 208 डिग्री का हो जाएगा। और अगर ये 208 डिग्री का है तो कंप्लीट एंगल आपको पता है 360 डिग्री का होता है। तो मतलब ये जो एंगल होगा बचा हुआ ये कितने का होगा, ये होगा 152 डिग्री, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, 152 डिग्री का। अब आप इस क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करें जिसके दो एंगल तो 90 ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब इन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा 180। तो 152 तो यही हो चुका है, बचा कितना 28। तो मतलब ठीक है, तो ऑप्शन C आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कोई हेलीकॉप्टर है जो हवा में है और उसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 360 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है वो। और वहाँ से क्या होता है, फाइंड दैट 2 शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन। मतलब उसकी तरफ आ रही हैं 2 शिप्स, ठीक है। और वहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दोनों शिप्स का, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री और 30 डिग्री। मतलब इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो मैं ये कह दूँगा कि मान लो ये कोई हेलीकॉप्टर है, ठीक है। ये H हमने मान लिया ये हेलीकॉप्टर है, ये 360 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ से 2 शिप्स को देखता है, ये पहली होगी शिप और ये दूसरी मान ली, मतलब ये शिप 1 ये शिप 2, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ये एंगल जो होगा ये 60 डिग्री का होगा और ये 30 डिग्री का होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया, क्योंकि डिप्रेशन हालांकि ऊपर बनता है बट वो ऑल्टरनेट से ये एंगल आ जाएंगे आपके, वो आप जानते भी होंगे। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इन मीटर। तो मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। तो इसको कैसे निकालेंगे, अब आप एक बार बताएं। अगर इस पहले वाले ट्रायंगल पे मैं फोकस करूं, ये जो पहले ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें ये एंगल 60 है तो ये 30 होगा, ये 90 है, ठीक है। तो भाई अगर 60 के सामने 360 है
तो 30 के सामने क्या होगा, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस का अगर मैं √3 से डिवाइड कर दूँ तो वो वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये वैल्यू। और इसको और सही तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 बन जाएगा। 3 से इसको 120 पे काट देंगे और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप ध्यान दें बड़े वाले ट्रायंगल पे जिसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 30 के सामने 360 है, तो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी ये कितनी होगी, 360 के 30 के सामने 360 है, तो 60 के सामने जो साइड होगी वो होगी 360 √3। ठीक है, अब एक 360 √3 है टोटल डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 120 √3, मतलब बची हुई जो दूरी होगी वो कितनी होगी, दोनों को घटा दो, 240 √3। ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको एक इक्वेशन दी गई है और इसके सम ऑफ रूट्स बोला गया है। ठीक है, और ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर अल्फा और बीटा दो रूट हैं तो अल्फा और बीटा का योग जो होता है वो बराबर होता है -b/a, जहाँ पर b और a क्या है, कोफिशिएंट। इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax², यहाँ लिख देता हूँ, ax² + bx + c = 0। इसमें जो b होता है वो x का कोफिशिएंट होता है और a जो होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये योग के बराबर होते हैं इसके -b/। तो इसने बोला इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 0, तो मतलब इनकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो पूछा गया व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स, रूट्स का डिफरेंस पूछा गया आपसे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब आप मेरे को एक बात बताएं, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी गई है 0। ठीक है, आपसे पूछ रहा है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बता दो। ठीक है, और आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, दोनों का अगर योगफल करेंगे तो वो बराबर होगा c/a के। और यहाँ पर c और a की वैल्यू क्या है भाई, c की वैल्यू होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट इसमें आपको क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 64, और वो भी कैसा, माइनस का, तो -64/a की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -64। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताएं, मुझे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और इसमें से क्या घटा दूँ, 4 अल्फा बीटा घटा दूँ। तो अब आप ध्यान दें, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर तो 0 है, तो 0 - 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू -64, तो 4 गुना 64 हो गया इसका स्क्वायर की वैल्यू। तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, और जब मैं इसका अंडर रूट लूँगा तो ये हो जाएगा 2 गुना 8, क्योंकि 64 का 8 और 4 का 2, वैल्यू आ जाएगी 16। मतलब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 16। ऑप्शन बी सही है आपका, ऑप्शन बी सही आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है वो x के बराबर है। ठीक है, और इसको एक सर्कल के अंदर डाल दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनके बाद कौन सी सही स्टेटमेंट होगा। तो अब आप एक बार बताएं, मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, ठीक है ऐसा, और इसको मैंने डाल दिया किसी सर्कल के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ पता होगी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी सारी साइड बराबर होती हैं। सेकेंडली, इसमें जो आपका रेडियस होता है, ठीक है, मतलब जो इस सर्कल का रेडियस होगा, सरकम सेंटर जो होगा, वो उसी लाइन पर लाई करेगा और उसी पॉइंट पर लाई करेगा इनफैक्ट, जहाँ पर आपके सेंट्रोइड होंगे, इन सेंटर होंगे, ऑर्थो सेंटर होंगे और सरकम सेंटर, मतलब ये सभी एक बिंदु पर लाई करेंगे। तो अगर ये एक ही बिंदु पर लाई कर रहे हैं तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर ट्रायंगल की साइड x है, ठीक है, तो इस पूरे इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसको आप सीधा भी देख सकते हैं कि अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो 90 के अपोजिट साइड अगर x है, ठीक है, 90 के अपोजिट साइड अगर x है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू होगी जी √3 से इसको गुना कर दो, 2 से डिवाइड कर दो और x लिख दो। ठीक है, ये आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, या तो आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट याद भी होगा, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, 90 के अपोजिट साइड x ली, तो भाई जो 30 के अपोजिट साइड होती है वो होती है इसका आधा, और जो 60 के अपोजिट साइड होती है वो होती है जो 30 के अपोजिट साइड है उसका √3 गुना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लिखा है। अब ये जो टोटल साइड है, अब मैंने बोला कि इस पूरे की लेंथ जो होगी वो 2:1 में डिवाइड होगी, क्योंकि यहीं पर सेंट्रोइड भी लाई करता है और मतलब मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो माध्यिका को अगर वो 2:1 में डिवाइड करेगा तो ऊपर की जो आपको दिख रहा है ना, ये है इसका सरकम सेंटर, मतलब ये है इसकी सरकम रेडियस, परित्रिज्या, और यही क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कल।
ठीक है। और ये जो अंदर दिख रही है आपको, ये है इन सेंटर, अंतः त्रिज्या। जो अंदर सर्कल इससे बनाऊंगा मैं, उसकी त्रिज्या है ये वाली। तो मुझे 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सीधी सी बात है भाई, 3 यूनिट में मैंने तोड़ा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 2/3 गुना इस पूरी की लेंथ कितनी है, √3/2x। और सर्कल की रेडियस आपको कितनी दी गई है, y दी गई है, तो ये y के बराबर हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 से 2 कट गया, √3 नीचे बच गया, √3 उधर जाएगा, तो √3y = x। ये देख लो आपको कहाँ दिख रहा है, ये मुझे ऑप्शन 4 में दिख रहा है, यही आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। और इसी टाइप के सवाल अब की बार CHSL में पूछे गए हैं, क्योंकि हमने डेली एनालिसिस किया है हर शिफ्ट का, तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं CHSL में, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें D जो है वो मिड पॉइंट है AC का। अब ये चीज़ से आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर D मिड पॉइंट है ना AC का, तो मतलब आपको एक चीज़ पता चल गई होगी कि अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, और ये B है और यहाँ पर 90 बन रहा है, ये A है और ये C है, और ये पॉइंट D है, और अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ, और आपको बताया गया है कि D इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो BD मीडियन है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गई होगी आपको कि जो BD है ना, वो इस पर्टिकुलर, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ इसके बाहर, तो उसकी क्या होगी, रेडियस होगी, ठीक है। मतलब D पॉइंट जो है आपका सर्कम सेंटर है, ठीक है। अब आपसे दिया गया कि BD की जो लंबाई है वो 6.5 है, तो मतलब ये भी 6.5 होगी और ये भी 6.5 होगी। अब ये कितना हो गया, 13। आपसे पूछा क्या है, AB² + BC²। AB² + BC² पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, AC² के इक्वल। 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169। यही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि वाटर इज ट्रिकलिंग आउट ऑफ अ कंप्लीटली फिल्ड सिलेंड्रिकल टैंक। कोई बेलनाकार टैंक है, ठीक है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, और वहाँ से जो है एक पानी की बूंद के ज़रिए जो पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। और वो जो ड्रॉप्स हैं वो किसकी फॉर्म में बताई गई हैं, स्फेरिकल ड्रॉप है, ठीक है, मतलब गोलाकार बूंद की फॉर्म में जो है पानी इसमें से निकल रहा है, ठीक है। और इस सिलेंडर की आपको हाइट दी गई है 1 मीटर, और रेडियस दी गई है कितनी, 2, मतलब रेडियस 1 मीटर दी गई है, क्योंकि डायमीटर 2 मीटर है, ठीक है। और हर सेकंड एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस ट्रिकल्स डाउन द बॉटम ऑफ द टैंक। मतलब हर सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर की स्फेरिकल जो ड्रॉप है वो इससे गिर रही है, ठीक है। आपसे पूछा है कि टैंक जो है वो कितनी देर में खाली हो जाएगा, टाइम आपसे पूछा है। तो अब आप मेरे को एक बात बताएं, हाइट आपको कितनी दी गई है, 1 मीटर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, और रेडियस को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी होगी भाई, टोटल वॉल्यूम जो सिलेंडर की होगी वो होगी πr²h, 100 × 100 × h, ठीक है। अब इसको, जो ये मेरा स्फीयर है, ठीक है, ये कितनी ऐसी बूंदें निकलेंगी कि ये पूरा खाली हो जाए। तो एक बूंद निकलने में कितना वक्त लगता है, 1 सेकंड। तो भाई मैंने मान लिया कि इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं स्फीयर की वॉल्यूम से, तो मुझे टाइम मिल जाएगा कि कितनी देर में कम्प्लीटली खाली होगा। तो स्फीयर की जो वॉल्यूम होगी वो होगी 4/3 πr³, 1 × 1 × 1, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पाई से पाई काट देंगे हम, 4 से इसको 25 पे काट देंगे, और 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 75 × 100 × 100। बट ये जो आपका आंसर आया ये तो सेकंड में है, आपसे घंटे में पूछा है, तो इसको 3600 से और डिवाइड कर दो, 2 0 से 2 0 कट गई, 3 से काटूंगा तो 25, 3 75 और 12 3 36। अब आपको एक बात पता होगी कि 100/12 की फ्रैक्शन आपको पता है, ये फ्रैक्शन होती है 8.33, ठीक है। तो 8.33 इसका आंसर आ जाएगा अगर मैं 100 को 12 से डिवाइड करता हूँ। और 25 अट्ठे कितना होता है, 200 प्लस 25 × 0.33 करना है, तो मतलब 25 का अगर मैं 1/3 करता हूँ, क्योंकि ये चलता जाएगा, ठीक है, रुकेगा नहीं, 0.33 चलता रहेगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 208 पॉइंट समथिंग आएगा ये, तो अप्रॉक्सीमेटली पूछा है आपसे, तो ये 210 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि ये अगर आप इसको और आगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बढ़ जाएगा, 210 तक चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है एक टोटल अमाउंट है
2,95,000 की कुल अमाउंट जो है वो 3 लोगों में बांटी जाती है, विनीत, प्रतीक और मयंक में। इस तरह की जो विनीत है उसको मिलता है हाफ द अमाउंट दैट मयंक गेट्स, मतलब विनीत और मयंक का जो अमाउंट जिनको मिला है उसका रेशो जो है वो है 1/2। अगर मयंक को 2 मिल रहा है तो विनीत को 1 यूनिट मिल रहा हो। और प्रतीक को जो पैसे मिले हैं वो 25,000 कम है विनीत से। मतलब अगर मैं बोलूँ कि भाई विनीत को x मिले तो प्रतीक को कितने मिलेंगे, x माइनस 25,000, ठीक है, प्लस मयंक को कितना मिला है 2x, ठीक है। ये सब जो है किसके बराबर होना चाहिए, 295,000 के, ठीक है। इसको भी 1000 लिख लेते हैं, के लिख लेते हैं। अब आप ध्यान दें, ये x प्लस x प्लस 2x ये क्या हो जाएगा 4x, और ये माइनस 25 इधर आएगा तो 95 में 25 जोड़ूंगा तो मैं 120 आ जाएगा, और 200 में 120 जोड़ेंगे तो 320,000, 4 से काटूंगा तो 80,000, x की वैल्यू 80,000 आई। आपसे पूछा क्या है, हाउ मच अमाउंट विल विनीत गेट, तो विनीत को कितना मिला था, 1 यूनिट ही मिला था, मतलब x ही मिला होगा, x की वैल्यू 80,000 है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक आर्टिकल है जिसको कि मैं प्रॉफिट पे बेचता हूँ, कितने 13 सही 1/4% के मुनाफे पे मैं उसको बेच रहा हूँ। यदि मैं उसको 76.7 रुपये ज़्यादा में बेचूँ तो मुझे 16 सही 1/5% का मुनाफा ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब मुझे मुनाफा हो रहा है 16 सही 1/5% का। तो आपसे पूछ रहा है कि उसके क्रय मूल्य की 50% की वैल्यू बताओ। तो आप मेरे को एक बात बताएं, ये मुनाफा मुझे ज़्यादा क्यों हुआ, ये मुनाफा मुझे ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसको 76.7 रुपये ज़्यादा में बेचा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में डिफरेंस जो हो परसेंटेज में वो बराबर होना चाहिए इस वैल्यू का, कहना मैं ये चाहता हूँ कि 13.25% जो वैल्यू थी जिस पर पहले मैं बेच पा रहा था, इतने प्रॉफिट पे मैं बेच पा रहा था, अब मैंने इसमें 76.7 रुपये ज़्यादा मिला दिए। एसपी जो था उसमें 76.7 रुपये ज़्यादा मिला है, उस वजह से मुझे 16.2% का प्रॉफिट हुआ। तो इनका डिफरेंस कितना होगा परसेंटेज इसका, वो होगा 20 में से 25 माइनस करेंगे तो 95.15 में से 13 तो 2.95% की जो वैल्यू होगी ये बराबर होगी 76.7 की। और प्रॉफिट जो होता है ये किस पे कैलकुलेट होता है, ये होता है सीपी पे। तो 2.95% ऑफ सीपी इक्वल टू 76. सीपी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 767। इसका एक डिनोमिनेटर में जो डेसिमल हटाऊंगा तो 10 आ जाएगा, और 295 का नीचे 295 आएगा, ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 4। ये कैसे कि 2 तो इसके 0 होंगे और परसेंटेज के 2 होंगे, ठीक है, 100 वाला। तो यहाँ 10 की पावर 3 बच जाएगा, 5 से मैं काटूंगा, 5 पंजे 25, 5 नहीं, और 5 से ये कटेगा 20 पंजे 100, 200 पे। और इसको जब मैं काटूंगा तो ये कितने पे कटेगा, ये कटेगा 59 पंजा 59, ये बच गया 17, 59 3 जा 177, 13 2 जा 26, 2600 आया सीपी की वैल्यू। बट इसका 50% निकालना है तो वो होगी 1300। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 3.6, 1.8 और 0.144 इनका आपको एलसीएम बताना है। तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, एलसीएम होती है सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, समझ रहे हो। मतलब जो संख्या इन तीनों, जो जिस संख्या को ये तीनों नंबर डिवाइड करते हैं वो एलसीएम हो जाएगा। तो भाई 3.6 और 1.8 का एलसीएम क्या होगा, 3.6 ही होगा, और 3.6 और 0.44 का एलसीएम वो 3.6 होगा, क्योंकि ये संख्या इससे बड़ी है और ये संख्या जो है इसको काट सकती है पूरी पूरी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। 3.6 को जब मैं 1.44 से डिवाइड करूँगा तो ये नीचे हटेगा तो ऊपर 3 जीरो जाएंगी, एक ये डेसिमल हटेगा तो नीचे एक आएगा, ये कट गया 36 से 4 पे, 4 से 25, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक्स वाई जेड जो हैं वो काम कंप्लीट कर रहे हैं 46, 92 और 23 दिनों में। एक्स काम को शुरू करता है और वाई इसको ज्वाइन करता है 7 दिन बाद। जेड काम को शुरू करता है और वो आम शुरुआत से उसको ज्वाइन करता है एक्स और वाई को। तो आपको बताना है कि वाई ने कुल कितने दिन काम किया। तो पहले इसको लिखते हैं कि एक्स वाई और जेड जो हैं ये काम कर रहे हैं 46, 92 और 23 दिनों में। तो मैंने मान लिया टोटल वर्क जो है वो 92 है, तो इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी और इसकी आ जाएगी 4।
तो अब काम जो है वो स्टार्ट किया किसने, एक्स ने, और इसके 7 दिन बाद वाई ने ज्वाइन कर लिया, और 8 दिन शुरुआत से, मतलब इसके 1 दिन बाद एक्स वाई जेड काम कर रहे होंगे। मतलब आपको बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितने दिन है, ये बताना है आपको। तो आप मेरे को एक बात बताओ, एक्स और वाई ने टोटल काम कितने दिन किया, 1 दिन, तो 1 दिन का एक्स वाई का काम 3 यूनिट हो जाएगा, और 7 दिन एक्स ने किया, तो 7 दूनी 14, 14 और 3 17, तो 17 यूनिट काम खत्म हो चुका है। बचा कितना, 75 यूनिट। 75 यूनिट को कौन करेगा, एक्स वाई जेड करेंगे 7 की एफिशिएंसी से, 4 और 2 6 और 1 7, तो इतने दिन लगेंगे। बट एक्स मतलब वाई ने 1 दिन और काम किया है, तो 1 और जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 82/7, और 82/7 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11 सही 5/7। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है द मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 32। 3 नंबर्स का मीन जो है वो 32 है, एंड द रेंज ऑफ दिस डाटा सेट इज 28। तो रेंज दी गई है, इसकी रेंज क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो रेंज दी गई है 28, ठीक है। तो रेंज में लिख लेता हूँ 28, और मीन दिया गया है 32। बट वाइल द डिफरेंस बिटवीन 2 स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, और जो 2 छोटे नंबर हैं उनका डिफरेंस जो है वो 8 है। तो मैं मान लेता हूँ नंबर है हाईएस्ट, और एक सबसे लोएस्ट, और एक सेकंड लोएस्ट, ठीक है। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा भाई, 32 दिए 96 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मीन 32 है, और h माइनस एल आपको दिया गया है 28। तो यहाँ से अगर मैं l की वैल्यू निकालूँ h के टर्म्स में, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी h माइनस 28। तो h प्लस l की जगह में लिख दिया h माइनस 28, प्लस L1 की जगह हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि दोनों का डिफरेंस, दोनों छोटे नंबर का डिफरेंस जो है, मतलब L1 माइनस L दिया हुआ है मुझे कितना 8। तो अब आप एक बार बताओ L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है h माइनस 28। तो जब मैं वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो वो क्या आ जाएगा भाई, ये माइनस एल इधर आके प्लस एल हो जाएगा, और h माइनस 28 करेंगे तो आ जाएगा h माइनस 20। तो h माइनस 20 इक्वल टू 96, 3h हो गए 3h इक्वल टू माइनस 28 माइनस 20 कितना हो गया, माइनस 48, और ये माइनस 48 उधर जाएगा तो प्लस 96 में 48 जोड़ेंगे तो 144, h की वैल्यू आ गई 48। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है द सम ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना। मतलब किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की जो योग है वो कितना है, 565, ठीक है। और उस आर्टिकल को 16 सही 6% के मुनाफे पे बेचा जाता है। तो अगर मैं उसको 16 सही 6% के मुनाफे पे बेच रहा हूँ और कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ, 45 रुपये, तो आपसे पूछा है कि उसका कॉस्ट प्राइस बताओ। तो आप मेरे को एक बार बताओ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या हो जाएगा, 6:7, क्योंकि मैंने उसको 16 सही 6% के मुनाफे पे बेचा है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि कॉस्ट प्राइस 6x है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 7x, और सेलिंग प्राइस में जब मैं डिस्काउंट जोड़ देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है MP, मतलब अंकित मूल्य। तो उसका अंकित मूल्य कितना है, 7x प्लस 45, और उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 6x, और दोनों को जोड़ दूंगा तो कॉस्ट प्राइस प्लस मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी है, 565, ठीक है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, कितना आएगा, 13x इक्वल टू 520, x इक्वल टू 40। मुझे निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस है 6 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, 6 चौक 24, 240। ऑप्शन बी आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ 1 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। मतलब मैंने 1-1 सेंटीमीटर का पीस काट लिया है स्क्वायर के चारों कोने से, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, ईच सच पीस हैज़ एन एंगल, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का काट लिया और हर ऐसे टुकड़े का एक कोण है, ठीक है भाई। व्हाट इज़ द पेरीमीटर, आपसे पूछ रहा है उसका पेरीमीटर क्या होगा, नई फिगर जो बनेगी, और उसका एरिया पूछ रहा है। और फिगर कैसी बनी है, फिगर बनी है ऑक्टागन, ठीक है, अष्टकोण बनी है फिगर। तो वो कैसे बनेगी, देखो आप मेरे को एक बार बताओ, ये मेरा एक स्क्वायर है, इसको अगर मैं 4 भुजाओं से काट लेता हूँ कोने पे से, तो ये जो फिगर आपकी बन रही है, 4 भुजाएं तो ये होगी और 4 ये कॉर्नर हो गए, तो 8 भुजाएं होगी। अब इसकी साइड आपको दी गई है 4 पूरी, और 1-1 सेंटीमीटर मैंने काट लिया दोनों साइड से, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। सिमिलरली इसकी भी √2, इसकी भी √2 और इसकी भी √2। तो जब मैं पेरीमीटर निकालूंगा तो √2 कितनी बार ऐड होगा, 4 बार, तो 4√2 प्लस। अब एक बार बताओ, ये जो साइड होगी जिसको मैं दूसरे पेन से मार्क कर रहा हूँ, मतलब इस भुजा की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस भुजा की लंबाई कितनी होगी, इसकी सेंटीमीटर, कैसे कि 1 सेंटीमीटर यहाँ से छोड़ दिया, 1 यहाँ से छोड़ दिया, तो 2 होगी।
तो 2 को कितनी बार ऐड करना है, 4 बार, 4 दूनी 8, तो ये इसका पैरामीटर होगा। ये किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, सी, ये आपका सही आंसर है। अब एरिया मान लो आपको निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो सामने सामने। तो बीच में जो फिगर बन गई ये है आपकी रेक्टेंगल, जिसकी ब्रेड्थ 2 है और लेंथ कितनी है 4, तो 4 दूनी 8 प्लस इस ये 2 बन गए आपके ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये 2 है और ये 4 है, 4 और 2 6, गुना इनके बीच की दूरी कितनी है 1, तो भाई ये आ गया एरिया 3। सिमिलरली 3 एरिया नीचे का, तो 3 + 3 6, 8 और 6 14, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा ट्रिगो का क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पे लिया गया है। तो इस एक्सप्रेशन का मान बताना है आपको, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप मेरे को एक बार बताएं। कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 होती है 2 और 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4, साइन स्क्वायर 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस सीकेंड स्क्वायर 60 की वैल्यू निकालनी है। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, 2 का स्क्वायर 4 बटे tan 60 होता है √3 डॉट कॉस स्क्वायर 45 होता है 2 माइनस सेक स्क्वायर 45 अभी देखा था 4, tan 45 होता है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएंगे बटे में 2√3 माइनस 4। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 3/√3 माइनस 2। मैं इसको करूँगा रेशनलाइज, √3 + 2 बटा √3 माइनस 2। अब देखो 3 माइनस 4, नीचे एक माइनस का साइन बचेगा, उसको मैंने ऊपर लिख लिया और नीचे 1 बच रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा √3 + 2, बाहर आ जाएगा 3। ऐसा कहीं देखने को मिल रहा है ऑप्शन में 3, 2 + √3 बट माइनस का साइन चाहिए, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एवरेज वेट जो ABC का है वो कितना है 65 किलो। ABC का एवरेज वेट है 65 किलो और आपको दिया गया है कि एवरेज वेट B और C का कितना है 61.5 किलो। ठीक है, और A और C का एवरेज वेट कितना है 68.5 किलो। आपसे पूछ रहा है एवरेज वेट C का कितना होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप डेविएशन से कर सकते हो। कैसे कि भाई ABC का वेट तो सेम ही रहने वाला है, अगर BC का एवरेज वेट 61.5 है तो यहाँ से अगर मैं डेविएशन निकालना चाहूँ तो डेविएशन से क्या मुझे मिलेगा कि ये इससे एवरेज से कितना कम है, भाई ये एवरेज से कितना कम है, एवरेज से कम है 3.5 किलो। ठीक है, तो 2 पे 3.5 किलो कम हो रहा है, माइनस का साइन लगा देंगे। और ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, ये एवरेज से ज़्यादा है 3.5 किलो, तो 2 पे 3.5 किलो ज़्यादा है, तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो कट जाएगा। मतलब C का जो एवरेज वेट होगा वो क्या होगा, वो इनकी एवरेज के इक्वल ही होगा। ठीक है, मतलब 65 किलो ही। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 1500 और उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट X% के देने के बाद एक सिंगल डिस्काउंट, वो जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है ना उसकी वैल्यू एक सिंगल डिस्काउंट 587.4 के बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है अगर केवल एक सिंगल डिस्काउंट दिया जाए X% का तो उसका मार्क प्राइस बताओ। ठीक है, मतलब उसका SP बताओ अगर केवल एक सिंगल डिस्काउंट दिया जाता है तो इस पर्टिकुलर सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई अगर हमें MP और SP की रेशो पता चल जाए तो उनका मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा, क्योंकि 2 बार एक ही डिस्काउंट को दिया गया है और वहाँ से मैं X की वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, तो वैसे ही करते हैं कि भाई MP है 1500 रेशो, इसका SP कितना होगा, SP होगा जी इन दोनों को माइनस कर दो, तो इन दोनों को माइनस करूँगा तो आएगा 0.6 और 9 में से 7 जाएंगे, 2 बचेगा और ये 1 बचेगा और ये बचेगा 9। ठीक है, 14 में से 5 गए 9, तो 912.6 आ जाएगा। अब ये जो जीरो अगर मैं इसको हटाऊँ तो यहाँ एक जीरो आ जाएगी, मतलब इस डेसिमल को हटाऊँगा तो यहाँ जीरो आ जाएगी। दोनों को मैं 3 से काट सकता हूँ तो ये आ जाएगा 5000 और ये आ जाएगा 3 0 4 और ये 6 था ना 2। अब इसको मैं 2 से काट सकता हूँ 2500 और ये आ जाएगा 15 और 21। अब ये जो स्क्वायर होता है ये किसका होता है, ये दिख रहा है मुझे स्क्वायर है 39 का और ये 50 का स्क्वायर है। जब रूट लूँगा तो ये आ जाएगा 50:39। मतलब कोई चीज़ 50 की थी मैंने बेच दी 39 में, अगर मैं 100 पे देखना चाहूँ तो वो हो जाएगा 78, मतलब 22% का डिस्काउंट दिया मैंने, तो X की वैल्यू जो है वो कितनी है 22। अब आपसे पूछ रहा है कि मेरे को केवल X% का डिस्काउंट देना है तो SP कितना होगा। तो भाई अगर मैं इसको 22% का डिस्काउंट दे रहा हूँ
तो मैं इसको बेच कितने पे रहूँगा 78%। तो इसका 78% जो होगा वो एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके लास्ट में एक ज़ीरो हो, क्योंकि ये 2 ज़ीरो जो हैं ये परसेंटेज के 100 से कट जाएंगे और 8 5 जाएगा 40। तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, इन दोनों में से आंसर होगा। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा उसको देखने के लिए 78 जो है 13 का मल्टीपल है, तो 13 का फैक्टर जरूर होना चाहिए इसमें। तो भाई ये तो 13 का फैक्टर नहीं होगा इसमें होगा 13 का एक फैक्टर। ठीक है, तो अब आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि राजीव वाज टू बी पेड 500 रुपये एंड अ फ्री लीव फॉर 7 वीक वर्क। मतलब 7 हफ्तों के लिए राजीव को 500 रुपये दिए जाते हैं प्लस कुछ फ्री लीव दी जाती है। ठीक है, ही वर्कड फॉर ओनली 5 वीक्स। उसने केवल 5 हफ्ते काम किया और उसको क्या मिला 50 रुपये प्लस एक फ्री लीव। ठीक है, कुछ फ्री लीव दी जाती, तो उसको कितना मिला 50 रुपये और एक फ्री लीव। तो पूछ रहा है कि हाउ मच वॉज द वैकेशन वर्थ। इस फ्री लीव की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ कि 7 हफ्ते के लिए 500 प्लस फ्री लीव मिल रहा है, तो एक हफ्ते के लिए कितना मिलेगा 500 प्लस फ्री लीव बाई 7, ये एक हफ्ते की कॉस्ट आ गई। अब उसने वही काम कितने हफ्ते किया है 5 हफ्ते, तो 5 हफ्ते की कॉस्ट ये आएगी और उसको मिला क्या है 50 प्लस एक फ्री लीव मिली है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 पंजे 2500 प्लस 5f इक्वल टू 7 5 350 प्लस 7f। ये कट जाएगा 2f बच जाएगा इधर बराबर 350 इधर आएगा 2150। f की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1001 हो जाएगा और 150 का आधा 75 1075। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड जो है पाई के इक्वल है, ये पाई कर लीजिएगा, और 10x 10z इक्वल टू 2 है, 10y 10z इक्वल टू 18 है, तो आपको 10 स्क्वायर z की वैल्यू बतानी है। तो भाई इस क्वेश्चन में आप कैसे कर सकते हो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई होता है तो 10x प्लस 10y प्लस 10z की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो वैल्यू होती है 10x डॉट 10y डॉट 10z। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे 10 स्क्वायर z की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सबको 10z में ही चेंज कर लूँगा। तो इस 10x की वैल्यू को 10z में कैसे लिखा जाता है, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से लिखा जा सकता है। तो यहाँ से मैं 10x को कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2/10z प्लस 18/10z प्लस 10z इक्वल टू, इनको लिखूँगा तो 18 दूनी 36 बटा 10 स्क्वायर z हो जाएगा, और ये 10z है तो नीचे बच जाएगा 10z की। ठीक है, आशा कर रहे हैं आपको समझ में आएगा। ये यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और ये एक सिंगल है तो ये कट जाएगा, 10z बच जाएगा। अब इनका जब मैं एलसीएम लूँगा ये हो जाएगा 20/10z प्लस 10z इक्वल टू 36 बटा 10z। पूरी इक्वेशन को 10z से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों हट जाएंगे और यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। 20 उधर जाएगा तो 16 हो जाएगा। 10 स्क्वायर z की वैल्यू कितनी आ गई 16। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया द प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ अंशुना एंड नीलिमा। अनुषा और नीलिमा की जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना है 240। ठीक है, इफ़ ट्वाइस द एज ऑफ नीलिमा, नीलिमा की एज का 2 गुना, ठीक है, इज़ मोर देन द एज ऑफ अनुषा बाई 4 साल। भाई इसका 2 गुना अनुषा की एज के 4 साल से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब n, और अनुषा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2n-4 इक्वल टू 240। ठीक है, अब या तो आप इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लो या फिर आप इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो। मान लो मैं ऑप्शन लेता हूँ 20। अगर ये अनुषा की एज है तो यहाँ से जो नीलिमा की एज आएगी वो आएगी, तो अनुषा की एज 20 साल है तो 20 + 4 24, नीलिमा की एज आ जाएगी 12, तो नीलिमा की 12 और इसकी 20, तो 12 दूनी 24, बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा SICA का सवाल है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि हरी इन्वेस्ट करता है 100 रुपये, ठीक है, 3 साल के लिए, कितने पे ब्याज पे 11.03% के ब्याज पे। तो हाउ मच शुड दीपू इन्वेस्ट, दीपू कितना इन्वेस्ट करेगा टू गेट द सेम अमाउंट आफ्टर 3 साल, ठीक है, बट एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, भाई हरी ने 100 रुपये इन्वेस्ट की, ठीक है, 3 साल के लिए, और कितने ब्याज पे 11.03% ब्याज पे SI पे। ठीक है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 33.09%। ठीक है, तो मतलब इसको जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 33.09 रुपये, और 100 रुपये ये तो 133.09 रुपये मिल जाएंगे इसको।
अब दीपू कितना इन्वेस्ट करे, ठीक है, तो दीपू की प्रिंसिपल अमाउंट पूछी गई है। अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, बट ब्याज जो है वो क्या है 10% CI, ठीक है। तो भाई 3 साल के लिए 10% CI पे ब्याज जो हो जाता है वो कितना हो जाता है 33.1 हो जाता है, ये आपको पता होगा। तो अब आप मेरे को एक बार बताओ, ये दोनों वैल्यू सेम ही है ऑलमोस्ट, ये 0.9 है, ये 1 है, तो ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल 100 ही रख दूँ तो दोनों की अमाउंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर जो प्रिंसिपल रहा होगा दीपू के लिए वो क्या है 100 रुपये। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये मिक्सचर से सवाल है कि अगर 2/3 पार्ट ऑफ मिल्क वाटर मिक्सचर इज मिल्क, मतलब एक मिल्क और वाटर के मिक्सचर में मिल्क जो है वो 2 यूनिट है और वाटर 1 यूनिट है। टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज 21 लीटर। अगर 21 लीटर टोटल मिक्सचर है तो इसमें 14 लीटर ये होगा और ये कितना होगा 7 लीटर, ठीक है। अब आप देखें, आपसे कहा गया है कि 4 लीटर मैंने इसमें पानी मिला दिया, तो पानी 4 लीटर मिलाया, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो भाई मिल्क को तो मैंने छेड़ा नहीं है, बट टोटल वॉल्यूम बदल जाएगा, कितना हो जाएगा 21 और 4 25। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौका 14 चौक 56। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हेन नोटबुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ क्लास, जब किसी क्लास में नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो हर बच्चे को उतनी नोटबुक मिलती हैं जितने टोटल बच्चे हैं उनका 1/8 भाग, ठीक है। इफ़ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज हाफ्ड ईच चाइल्ड विल गेट 16 नोटबुक्स। भाई सही सी बात है कि अगर मैं बच्चों की संख्या को आधा कर दूंगा तो पर बच्चा जो है बुक्स बढ़ जाएंगी। तो इसने बोला है अगर मान लो x बच्चे हैं तो हर बच्चे को जो किताबें मिल रही हैं वो मिल रही हैं x/8, तो ये टोटल बुक्स होंगी, ये बराबर होंगी। अगर मैंने बच्चों की संख्या को हाफ कर दिया तो हर बच्चे को कितनी किताबें मिल रही हैं 16। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x से x कट जाएगा, 2 से ये 8 पे, x की वैल्यू आ जाएगी 8 64, मतलब टोटल बच्चे कितने हैं 64। इसने पूछा क्या है हाउ मेनी नोटबुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टोटल। तो भाई कुल किताबें कितनी बिकी होंगी 64 तो बच्चे हैं, हर बच्चे को 8 किताबें मिली होंगी क्योंकि 1/8 मिली हैं इसके टोटल बच्चों के। 64 8 जाए, ये 8 का क्यूब हो जाएगा 512। ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन CHSL में 3 से 4 पूछे गए हैं, ठीक है। इनका हम डेली एनालिसिस कर रहे थे अपने ग्रुप पे, ठीक है, इस करके हमें पता है ये चीज़ें। तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर करके जाएं अपने MTS एग्ज़ाम से पहले। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसमें हमें सबसे पहले ऑफ वाली टर्म को सॉल्व करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो भाई 7 × 21 और ये 40, 21/40 आ जाएगा। अब ये डिवाइड का साइन है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 7/5 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 21/40 उल्टा हो जाएगा, 40/21 हो जाएगा। 5 से ये 8 पे कट जाएगा, 7 से 3 पे कट जाएगा, 8/3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, तो इसकी वैल्यू 8/3 होगी, ठीक है। डिवाइड करना है 4/9 से, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा 9/4। 4 से 2 पे कटेगा, 3 से 3 पे कटेगा, 3 दूनी 6, मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू कितनी आ गई 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 7/16, ठीक है, और ये हो जाएगा 20 और 1 21, 21/2। और इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई के साइन में तो 2/21 हो जाएगा, ठीक है। 2 से ये 8 पे कटेगा, 7 से ये 3 पे कटेगा, 1/24। इस पहली चीज़ की वैल्यू आ गई। 35 और 1 36, 36/5। तो काटेंगे तो 12 3 12 दूनी 3/10 मल्टीप्लाई बाय 5/12। 5 से ये 2 पे कटेगा, 3 से ये 4 पे कटेगा, 1/8 आ जाएगा, प्लस इसका आंसर था 6, 1/8 + 6 49/8, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। क्वेश्चन पाई चार्ट से रिलेटेड पूछा गया। क्वेश्चन में दिया गया एक सेंट्रल एंगल बताना है आपको। सेंट्रल एंगल की क्या बतानी है, रेशो बतानी है। किस किस के, पोटैटो, टोमेटोज़ और बीन्स। तो पोटैटोज़ के कितने हैं 80, टोमेटोज़ के 70, तो 150 प्लस बीन्स के 45, 195 हो गया, ठीक है। इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशो पूछा गया, अल्टीमेटली वो चीज़ कटने वाली है, ठीक है। और आपसे सेंट्रल एंगल पूछा गया है अनियंस और अदर्स का। अनियंस का कितना है भाई 90 और अदर्स का है 75। 90 और 75 165। दोनों को काटूंगा 15 से कट जाएंगे, 15 से 13 पे, 15 से 11 पे, 13:11। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो ये थे आज के हमारे सवाल। आशा करते हैं कि आपको अच्छे लगे होंगे।
ठीक है। अगर आपको सही लगा है ये सेशन तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चैनल पे नहीं है तो, और एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और भी आपका अगर कोई सुझाव है कंटेंट से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और इस टाइप के सेशन को, इस टाइप की वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अल्फा 2 बीटा क्लासेस को। यहाँ पर आपको लेक्चर की PDF के साथ स्टैटिक GK के नोट्स और करंट अफेयर्स के पिछले 1.5 साल की कंपाइलेशन, ठीक है, फरवरी 21 से लेके और अप्रैल 22 तक की करंट अफेयर कंपाइलेशन इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको मिलेंगी। और यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स का क्विज मिलता है, ठीक है। और वीक में हम 2 बार मैथ्स का और रीजनिंग का क्विज भी सेट करते हैं, ठीक है। और भी हम सेशन के साथ आने वाले हैं जल्द ही, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद।